प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी। कैसे हैं बच्चों आप। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया है। चलो, प्रज्ञान की तबीयत थोड़ी ठीक है, थेरेपी चल रही है उसकी, अभी ठीक हो जाएगा जल्दी। आई एम नॉट फाइन बच्चों। चलें, तो आज का टॉपिक वही होगा जो बच्चों के इसके लिए कल जिसके लिए आप लोग थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि सर ये टॉपिक हमके समझ में नहीं आया। वो टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं रामसर। मेरे प्यारे बच्चों, कल जो टॉपिक को देखकर आप लोग परेशान हो गए थे कि सर रामसर क्या होता है, आप लोग क्यों रामसर के सवाल करा रहे हो, ये आप लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, है ना। तो रामसर के बारे में मेरे प्यारे बच्चों, किसी को अगर कुछ कहना है तो पहले कह लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को मुझसे कुछ कहना है तो पहले कह दो, बाकी बीच क्लास में कोई भी आज डिस्टर्ब नहीं करेगा। कोई किसी का क्वेश्चन हो, कोई किसी का डाउट हो तो आज आप लोग पहले ही देख लीजिएगा। सर आपका बच्चा बेटा वो ठीक है, थोड़ा सा आराम है, पहले से रिलीफ है। आप लोग बताओ पहले कोई क्वेश्चन आपका हो तो। मैं पीडीएफ लगा देता हूँ, एक सेकंड रुको। अच्छा, कल वाली पीडीएफ मिल गई आपको, नहीं मिली, पहले ये बताओ। कल वाली पीडीएफ मिली आपको, नहीं मिली भाई, मैंने तो लगा दी यार। ठीक है, मिल गई होगी, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। सबसे पहली बात आ रही है कि सर रामसर साइट क्या है। रामसर साइट, मैंने कल डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बड़े परेशान हो गए, सर हम लोग तो रामसर साइट के बारे में जानते ही नहीं है, लेकिन है क्या रामसर साइट। पहले थोड़ा सा रामसर के बारे में बताइएगा। तो बच्चों, मैं आज आपको रामसर के बारे में इतना बता दूंगा कि चाहे आप लोअर पीसीएस का पेपर दे लेना, आईएएस का पेपर दे लेना, अगर रामसर से आएगा तो तुम्हारा पढ़ा हुआ आएगा, ये बात आप याद रखना। तो दोस्तों, रामसर है क्या। सर रामसर क्या है, पहले आप जरा इसके बारे में बताओ। आप रामसर पढ़ने से पहले ये पढ़िएगा वेटलैंड भूमि क्या होती है। वाटर वेटलैंड, वेटलैंड किसे कहते हैं और हमें रामसर की जरूरत क्यों पड़ी, फिर उसे देखते हैं। आज आप लोगों को सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ने होंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहला तो आप लोगों को पढ़ना होगा वेटलैंड ये क्या होता है, दूसरा आप लोगों को पढ़ना होगा सर रामसर क्या होता है। तो इसका इससे कहीं ना कहीं कुछ लगाव है, इसका इससे कहीं ना कहीं ज्वाइंट है। तो बच्चों आप लोग क्या है, टॉपिक क्या है आपका। टॉपिक सबसे पहले है बेटा वेटलैंड, है ना, वाटर वेटलैंड, और दूसरा टॉपिक है बेटा आपका रामसर। रामसर साइट को क्लियर करने के बाद में जो मुझे लगेगा मैं वो कराऊंगा। और कोई बच्चा मुझसे ये नहीं बोलेगा कि मुझे करंट अफेयर की ये भी बुक चाहिए, या मुझे 10 महीने का ये चाहिए, या मुझे कोई पीडीएफ चाहिए, मैं कुछ नहीं देने वाला अब, ठीक है। आराम से पढ़ो, बस बात खत्म। हाँ, कोई टॉपिक समझ में ना आए तो वो 10 बार पूछो। जब आपसे इतनी बार बोल चुका हूं कि 1 तारीख को सारी चीज लगा दूंगा, बात खत्म होगी भैया। 1 अक्टूबर को आपको पीडीएफ दे दूंगा 1000 क्वेश्चन की, पहले बोला था पीडीएफ। 5 मॉक टेस्ट दे दूंगा, फिर बीच में रोज रोज डिस्टर्ब क्यों करते हो। 1 तारीख के बाद में मिलेंगे आपको, पहले नहीं मिलेगी, आराम से सुन लो। अब सवाल ये देखिए, बात ये है कि भैया आर्द्र भूमि किसको बोलते हैं। आर्द्र भूमि बोलते किसको, इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड, हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। सर ये आर्द्र भूमि है क्या, पहले ये बताओ। कोई ऐसा बच्चा जो मुझे बता सके सर आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। कोई बच्चा हो जिसने पहले से पढ़ रखा हो सुखदेव जी कि ये आर्द्र भूमि क्या होती है। आर्द्र भूमि को आप लोग कह सकते हो कि मेरे प्यारे बच्चों, जो नमी वाली भूमि होती है, क्या बोलते हैं, नमी वाली भूमि होती है। अब सर ये नमी वाली कौन सी होती है, इसके बारे में बताओ। देखो भैया, आज आप लोगों को पूरी पहले डिटेल के साथ में बताया जाएगा ये है क्या, इसे किसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये सब देखो। एक तरीके से अगर गांव में हम लोग बात करें तो उसको बोलते हैं दलदल। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, दलदल। अब आप समझ गए। और दलदली इलाके आपको कहां मिलते हैं, दलदली इलाके आपको मिलते कहां हैं, कोई बच्चा बता सकता है। दलदली इलाके अक्सर आपको मिलते हैं कोई तालाब हो उसके किनारे, कोई तालाब हो उसके किनारे मिल सकते हैं। कैसे, अब जरा पढ़िएगा, जरा ये देखना मेरे प्यारे बच्चों।
नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। पहली लाइन क्लियर हो गई। व्हाट इज वेटलैंड, अगर किसी को ना पता हो तो ये समझ में आ रहा है। पहली लाइन, आज आपको थ्योरी पढ़ाऊं, कल के ना एक दिन मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाई, एक दिन मैं आप लोगों ने परेशान कर दिया। मैं कभी इतना डिमोटिवेट नहीं हुआ जितना आपने कल कर दिया था मुझे। आप समझो एक पॉइंट। भैया मैंने पूछा वाट और वेटलैंड, भैया दलदली भूमि किसको बोल, मतलब वेटलैंड किसे कहते हैं? नमी या दलदली भूमि वाले इलाकों को वेटलैंड या आर्द्र भूमि कहा जाता है। दूसरा पॉइंट ये देखो बच्चों, दरअसल वेटलैंड वैसे क्षेत्र होते हैं जहां भरपूर पानी की नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ हो सकते हैं, और इसके कई सारे लाभ हो सकते हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। जो आर्द्र भूमि होती है बेटा वो जल को प्रदूषण से मुक्त करती है। कितना अच्छा काम कर रही है? आर्द्र भूमि वह क्षेत्र होता है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। ये बात समझ में आ गया? आप बताओ क्लियर हुई ये बात या ना हुई? परवीन कुमार, ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने आज आपसे पूछा कि भैया ये वेटलैंड क्या होता है, तो आप लोगों ने बता दिया सर वेटलैंड उसको बोलते हैं जो दलदली इलाके होते हैं जहां पे पूरी साल के साल पानी भरा होता है, चाहे वो बारिश का पानी हो या किसी और का पानी हो। ये बस आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए सर, अब इसका संबंध रामसर कन्वेंशन से क्या है? रामसर कन्वेंशन इससे कैसे जुड़ा हुआ है वो भी तो बताओ। वो भी बताऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइएगा बच्चों। ये देखो ध्यान से सुनना, आर्द्र भूमि में दलदली भूमि, झील, लैगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भत्तियां, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान और बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं। यही सवाल पूछा गया था, भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है या भारत का पहला ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है? आप कहोगे सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। बेटा वो कौन कौन सी जगह हो सकती है? वो आपकी कोई भूमि हो सकती है, कोई आपकी झील हो सकती है, कोई आपकी लैगून हो सकती है, कोई आपका तालाब हो सकता है, कोई डेल्टा हो सकता है, कोई आपकी प्रवाल भित्ति हो सकती है। सवाल आपसे क्या पूछा गया था? सवाल पूछा गया था कि भारत का पहला स्थान कौन सा है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो आप लोगों ने जवाब दिया सर चिल्का है। अब एक बच्चा पूछा सर लैगून क्या होता है? ध्यान रखना, एक बच्चे ने मुझसे पूछा सर लैगून क्या होता है, व्हाट इज लैगून? आप में से कोई बच्चा जानता होगा कि सर लैगून क्या होता है? लैगून मैं आपको बताता हूं। लैगून होता है बेटा ऐसी लेक जो तीन तरफ से भूमि से गिरी हो। आप ध्यान रखना, ऐसी लेक जो तीन तरफ से लेक से मतलब लैंड से गिरी हो, भूमि से गिरी हो इधर से, और एक साइड ये वाली ये वाटर से लगी हुई हो। ये किससे लगी हुई बेटा? वाटर से लगी हुई हो, उसे लैगून बोलते हैं। जो तीन तरफ से भूमि से एक तरफ से पानी से कवर होती है उसे लैंड बोलते हैं भैया, वो लैगून बोलते हैं। बात क्लियर होगी? अगला देखिए सर प्रवाल भित्ति क्या होती हैं? अब ये आपको मैं पढ़ाऊंगा जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाऊंगा आपको, है ना, जब आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ाऊंगा, जब डेल्टा और प्रवाल भित्ति पढ़ाऊंगा। अब ये देखो, अब बात आती है सर आज तो आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट करने वाले हो। क्यों भैया? आप लोगों ने कल डिमोटिवेट किया था ना, आज बहुत ज्यादा डीपली पढ़ाऊंगा आपको। क्यों है महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि? हमें आर्द्र भूमि से क्या फायदा हो सकता है? और जब आर्द्र भूमि से फायदा हो सकता है तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, उपयोगी वनस्पति एवं औषधियां पौधों के उत्पादन में सहायक होती है ये भूमि। आर्द्र भूमि जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक संबंध तंत्र है जहां उपयोगी वस्तुएं एवं औषधियां भी प्राप्त प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। मतलब ये एक ऐसी भूमि होती है, अगर मैं बात करूं बेटा, वेटलैंड एक ऐसी भूमि होती है जहां पर मेरे प्यारे साथियों को ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे, बहुत सारे एक ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे साथियों जो किसी ना किसी मेडिसिन का निर्माण करते हैं, जो किसी ना किसी मेडिसिन का निर्माण करते हैं। और वो आप एक बात बताओ, क्या वहां पे कोई जीव जंतु जा सकता है? आप कहोगे सर जीव जंतु अगर जाएगा तो दलदल में, अगर मैं बात करूं, अगर मैं दलदली की बात करूं, दलदली क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो बेटा वो नीचे घसता जाता है,
नीचा धसता जाता है, नीचा धसता जाता है। बोलो हाँ या ना, आज बताते रहो मुझे हाँ या ना। तो बच्चों अब क्या होगा, आर्द्र भूमि जब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व भी है, तब इसके लिए क्या किया, सारे विश्व के शहर एक जगह बैठते हैं। सारे विश्व के शहर, सारे विश्व के देश एक जगह एक मीटिंग करते हैं, और वो मीटिंग होती है बेटा कहां पर, ईरान में। एक मीटिंग होती है बेटा कहां पर होती है, मीटिंग होती है ईरान में। और ईरान के जिस शहर में मीटिंग होती है उसका नाम था रामसर। ध्यान से सुनते रहना। आज कल आप लोगों ने इतना डिमोटिवेट कर दिया मुझे कि मुझे अपने आप पर ही शर्मिंदगी आने लगी कि यार ये क्या हो गया है। आपको फिर से बता दूं, पूरे वर्ल्ड के देशों ने एक जगह बैठकर एक मीटिंग की, और मीटिंग कहां पर की, ईरान में। ऑल कंट्रियों ने ईरान में एक मीटिंग की, और मीटिंग के बाद में मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा शहर, ईरान का एक शहर था जिसका नाम था रामसर। क्या नाम था दोस्तों, ईरान का एक शहर जिसका नाम था मेरे प्यारे बच्चों रामसर। ये था वो प्लान। ये देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं, आपको लेके चलता हूं, आज लेके चलता हूं मेरे प्यारे बच्चों रामसर पर। देखिए व्हाट इज रामसर कन्वेंशन, आज पूछो, कौन पूछने वाला है, आज पूछो ना बच्चों, आज कोई भी बच्चा पूछो जो भी डीपली जितना पूछना जानता है। व्हाट इज रामसर कन्वेंशन, कल पूछ रहे थे ना बहुत कि क्या होता है ये, हम नहीं बताना चाह रहे थे कल, लेकिन आज तुम्हें खुल के बताऊंगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। रामसर ईरान का एक शहर है, रामसर ईरान का एक शहर है, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों, ये बात है 2 फरवरी 1971 की। ये बात कब की है, ये रामसर एक शहर है, ईरान का ये शहर है मेरे प्यारे साथियों। आर्द्र भूमि में संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अंतरराष्ट्रीय संधि पर पूरे विश्व के सभी देश यहां पर आए। क्यों आए, जिससे हम लोग अपने देश में इस तरीके की जो वेटलैंड है उनका पता लगा सके, इस तरीके के जो आर्द्र भूमि क्षेत्र हैं उनका पता लगाकर और रामसर साइट में शामिल कर सके, रामसर साइट में शामिल कर सके। ध्यान से सुनते रहना बच्चों। अंतरराष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए, इसलिए इस समझौते को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना गया। इस समझौते को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना गया। रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य दुनिया के महत्वपूर्ण वेटलैंड क्षेत्रों की सुरक्षा करना है। 21 दिसंबर 1975 से यह प्रभावी हो गया। 21 दिसंबर 1975 से यह प्रभावी हो गया। अब बताओ वेटलैंड क्या है और रामसर क्या है, आज आपको समझ आ गया हो तो एक बार सभी बच्चे यस सर लिख दो। अगर आपको समझ आ गया है तो एक बार सभी बच्चे, अगर तुम्हें समझ आ गया है, कल आप लोगों ने बहुत मेरा दिल दुखाया, मैंने कहा ठीक है मैं इस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दूंगा, एक क्लास तुम्हारी एक्स्ट्रा भी लूंगा। कल की क्लास मुझे खुद पसंद नहीं आई, मैं दोबारा से लूंगा उस क्लास को। तो बच्चों वेटलैंड क्यों जरूरी है, वेटलैंड की सुरक्षा कौन करता है, रामसर। रामसर कहां है, ईरान का एक शहर है, जहां पर ऑल वर्ल्ड के देशों ने अंतरराष्ट्रीय संधि पर जब हस्ताक्षर किए तो अपने अपने देशों ने अपने अपने देश में यह पता लगाने के लिए कहां कहां पर ऐसे क्षेत्र हैं, उन्हें सबको इस सूची में शामिल किया जाए, उन्हें इस सूची में शामिल किया जाए। तो बच्चों जब शामिल किया गया मेरे प्यारे साथियों, अब देख लो आप, सबसे अधिक रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम में है 175। कहां पर है बच्चों, 175। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों इंडिया में मात्र कितने हैं, इंडिया में है मात्र 75। इंडिया में कितने हैं, मात्र 75। और यही टॉपिक कल मैं आपको पढ़ा रहा था, कल मैं आपको यही तो टॉपिक पढ़ा रहा था। बोलो बच्चों, अब आपको कल वाला टॉपिक समझ आ रहा होगा कि हाँ गुरुजी क्यों आपने रामसर साइट पढ़ाई थी, है ना, क्यों आपने रामसर साइट पढ़ाई थी। अब एक बार फिर से मैं अगर कल के 4-5 क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग आराम से बता सकते हो। देखो जरा, मैं कल के 4-5 क्वेश्चन अगर अब आपसे पूछूं तो मुझे उम्मीद है कि अब आप शायद बता सकते हो 4 या 5 क्वेश्चन। देखो बच्चों, कहां है जी हमारा रामसर साइट। अब आप लोग आराम से बता सकते हो कि गुरुजी ये रामसर क्या है। कल मेरी भी गलती थी कि मैंने बिना पढ़ाए आपसे ये टॉपिक पूछ लिया, मैंने बिना पढ़ाए आपसे ये टॉपिक पूछ लिया था। ये देखो बच्चों, सवाल इस तरीके से आपके पेपर में आएगा, 1 मार्च 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं,
ये सवाल पेपर में आएगा। 1 मार्च 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? आपका जवाब आएगा सर 75। अब समझ आया कल ये सवाल क्यों पूछा गया था आपसे। दूसरा सवाल आपसे क्या पूछ सकता है? सवाल ये पूछ सकता है, विश्व का पहला रामसर स्थल 1974 में किसे घोषित किया गया था? तो दोस्तों आपको ये वाले पॉइंट पढ़ने की आवश्यकता हो या ना हो, लेकिन आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए कि भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं। मैं फिर से थ्योरी पर आता हूं, सवाल भी दिखाऊंगा, थ्योरी भी करवाऊंगा, ध्यान से सुनते रहना। भारत के कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है? बच्चों ये देखो, ये सवाल आपके पेपर में पूछा गया सबसे पहले। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? वो है बेटा चिल्का झील। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बेटा है चिल्का झील। बात समझ में आ गया? दूसरा कौन सा है? भीतरकनिका मैंग्रोव 2002 में इसे दर्जा मिला, उड़ीसा में है। ये भी, ये कहां पर है? उड़ीसा में है। मैंने आपको अभी पहले उड़ीसा के बताए दो, उड़ीसा के दो, याद रख लीजिएगा। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपसे कोई पूछे कि वेटलैंड क्या होता है, रामसर क्या होता है, आप लोग बता दोगे? अगर आपसे कोई पूछे सर वेटलैंड क्या होता है, आर्द्र भूमि क्या होती है, रामसर साइट क्या होती है, भारत के कितने क्षेत्र रामसर में शामिल किए गए हैं, भारत का पहला क्षेत्र कौन सा है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस कंट्री में वेटलैंड है, बताइएगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किस देश में? हमारे यहाँ तो मात्र 75 है और उनके वहां तो 175 है। और मैं बात किसकी कर रहा हूं? यूनाइटेड किंगडम की है, यूनाइटेड किंगडम की। चलो गुरुजी आपने इतना बता दिया, इसके बाद वो 75 स्थल और कौन कौन से हैं ये देख लो बिटुआ, ये देख लो। 2002 में कितने जगह, 2002 में कितने कितनों को मिला देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, सतकोसिया गार्ज 2022 में, टंपारा झील 2002 में, हीराकुंड रिजर्व। अब तुम्हें पढ़ने कौन कौन से ये और देख लो। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा 75 तो आपको याद नहीं होंगे, 75 तो आपको याद नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको 10 याद करने, तो आप 10 याद कर लोगे भैया? आप 10 तो याद कर लोगे, किसी भी एग्जाम में चले जाना 10 याद कर लोगे। पहला आपको करना है चिल्का, चिल्का कब मिला। दूसरा हीराकुंड को कब उसमें शामिल किया गया, हीराकुंड को उसमें कब शामिल किया गया। 2, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपको याद करना है मेरे प्यारे साथियों, कौन सा? इनमें से कोई कभी आया ही नहीं है पेपर में अभी भी। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से इसकी भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ना इसकी कोई उम्मीद है। अगला देखो, मन्नार की खाड़ी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मन्नार की खाड़ी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 3, मन्नार की खाड़ी 3। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों अगर मैं बात करता हूं वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य 4, वेल्लोर पक्षी अभ्यारण्य 4 लिख लीजिएगा। अगला देखिए, अगला अगर मैं आपको लेकर चलता हूं मेरे प्यारे साथियों, इनमें से किसी के आने की उम्मीद नहीं है। अगला देखो, काजीकुरल कंजीर कुलम पक्षी अभ्यारण्य लिख लो बेटा, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सांभर झील, सांभर झील राजस्थान में है। आप बता सकते हो मेरे प्यारे साथियों, आप मुझे ये बता सकते हो कि किस पानी की ये झील है। आपको ये बताना है बच्चों कि ये किस पानी की है, फ्रेश वाटर की है या कैसी है। तो बेटा ये साल्ट वाटर आप लोग कह सकते हो, खारे पानी की ये झील है। अगला सवाल देखिए, हरी का झील नहीं पूछने वाला, कंजरी झील नहीं पूछने वाला, रोपड़ नहीं पूछने वाला। अभी 4 मैंने इंपोर्टेंट बताए बस आपको, 4। अभी उड़ीसा के करा दिया, पंजाब के करा रहा हूं। इसके बाद देखो पंजाब का, और अगर आपसे कोई पूछ सकता है तो मुझे नहीं लग रहा कोई इंपोर्टेंट है, सिर्फ बुलर झील। बुलर झील को कब दर्जा मिला? 1990 में। बुलर झील को कब दर्जा मिला? 1990 में। इसे क्यों पूछ सकता है पता है आपको? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है बेटा वुलर झील। और इसे कब दर्जा मिला है? 1990 में। तो कितने हो गए बेटा? 5। ये हो गया 5वां। आगे चलो,
आगे चलने के बाद में मेरे प्यारे साथियों, इनमें से मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, जिसको मैं लिखवा रहा हूं उसे याद कर लेना, बस 5 हो गए। मैं पूरे आपको 75 दिखाऊंगा। छठा देखो बच्चों, अगर मैं छठे की बात करूं, पोंग बांध, छठे की बात कर रहा हूं, पोंग बांध कहां है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सा बच्चों? पोंग बांध, हिमाचल प्रदेश। आपका ये रहा बेटा, ये छठा है। ये बच्चा हमारी क्लास में कौन आ गया जो नौकरी बांट रहा है लोगों को, कि किसी को एयरपोर्ट पे नौकरी करनी है? भैया जी आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आप दूसरों को नौकरी बांट रही होती तो पहले अपनी लगा लो, समझ रहे हो ना? आप अपनी लगा लो। आप जब दूसरों को नौकरी बांट सकते हो तो पहले अपनी लगा लो। और अगर आप लगवा सकते हो तो सारे बच्चों को मैं लेकर आ रहा हूं, यहाँ लगभग 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको मैं लेकर आ रहा हूं। आप मुझे अपना नंबर दो, अपना एड्रेस बताओ, इन सारे बच्चों को मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूं। बताओ बच्चों, चलोगे अगर ये बच्चा जॉब लगवाएगा तो? ये आप सबकी गवर्नमेंट जॉब लगवाने के लिए बोल रहा है भाई। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो भी आपका नाम है, गिरिराज है, जो भी है, इन सब बच्चों को मैं अपने पैसे से लेकर आ रहा हूं, अपने किराए से। आप बता दो हमको कहाँ आना है, मेरा नाम हो जाएगा कि पवन सर ने इनकी जॉब लगवा दी है, आपका भी नाम हो जाएगा, आपको भगवान और 2 रोटी फालतू देगा। बता दो भैया। तो इन बातों का कोई फायदा नहीं है दोस्त, अपना भी टाइम वेस्ट करना, दूसरे का भी करना है। अगला देखो, 6 पॉइंट हो चुके हैं। 7वां पॉइंट याद कर लो बेटा, लोकटल झील। लोकटल झील के अंदर एक बगीचा है, उस बगीचे का नाम क्या है? लोकटल झील के अंदर, लोकटल झील के अंदर एक बगीचा है, उस बगीचे का नाम क्या है? तो बेटा बगीचे का नाम है कैबुल लामजाओ। क्या नाम है दोस्तों? उसका नाम है कैबुल लामजाओ। ये आपको याद करना है, ये आपका 7वां पॉइंट है, ये आपका 7वां पॉइंट है। अगला देखिए, अगला है बेटा, अगर मैं बात करूं समसपुर, समसपुर आपका 8वां पॉइंट है। समसपुर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है, और इसको दर्जा कब मिला? 2019 में। अगला देखिए, अगला पॉइंट मैं लेकर आ रहा हूं आपकी स्क्रीन पर, कोई मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें से। अगला देखो बच्चों, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। आ जाओ सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा मेरे प्यारे बच्चों 8वां। सुंदरवन डेल्टा कहां पड़ता है सर जी? पश्चिम बंगाल में। कहां है बच्चों? सुंदरवन डेल्टा है आपका पश्चिम बंगाल में। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल बच्चों, इनमें से सिर्फ आपको एक याद रखना है, कोलेरो झील। कोलेरो झील कहां पड़ती है बेटा? आंध्र प्रदेश में। कहां पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। जब क्लास आई गई है तो एक पॉइंट और बता देता हूं आपको, आप लोग पढ़ रहे अष्टमुड़ी झील केरल में। बेटा केरल भारत का एक ऐसा स्टेट है जहां के 2 क्लासिकल डांस है। केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम और कथकली। मोहिनीअट्टम और कथकली। अगले पर आ जाओ बच्चों, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, 8 हो चुके हैं। इसके बाद अभी मुझे कोई और इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। इसके बाद आ जाओ सुल्तानपुर। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो मेरे यहां से, जहां मैं खड़ा हूं, यहां से मात्र 22 किलोमीटर है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2021 में दर्जा दिया गया, ये आपका 9वां स्थान हो गया। इन्हें याद कर लीजिएगा, नो को। एक और देख लो बच्चों, 9वां हो गया, 10वां और देख लेना आपको। 10वां कौन सा है बच्चों? तो 10वां अभी मुझे कोई इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। 10वां आपका लोनार झील। बस इन्हें याद कर लेना, आपका काम चल जाएगा। क्या आप लोग इन 10 पॉइंट को याद कर सकते हो? क्या आप लोग इन 10 पॉइंट को याद कर सकते हो? कर लोगे 10 याद? अब इन पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन देखो। इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन देखो बच्चों। सर इन पे क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां से क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। आप बताओ, आप क्या इसका जवाब नहीं दे सकते? बताना जरा, आप बताओ, क्या हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते? सबसे ज्यादा रामसर स्थल किस देश में है? आप बताओगे सर आंसर आ गया, कौन सा? यूनाइटेड किंगडम 175 आ गया, आंसर नहीं आ गया? दूसरा देखो, दूसरा सवाल, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे,
हम लोग कम मनाते हैं, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, लेकिन पढ़ाया था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 2 फरवरी 1971 मैंने बोला था बेटा। अगला देखिए, भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? इस सवाल का जवाब थोड़े सोच समझ के देना बेटा। भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा कब बना? तो बच्चों ये बना आपका 1982 में। अगला देखिए, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, बताइए जरा, रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो किस संरक्षण के लिए रूपरेखा प्रदान करती है? किसको बचाने के लिए? बताओ भैया, किसको बचाने के लिए? अरे किसको बचाने के लिए? जो आपके मेरे प्यारे बच्चों वाटर लॉक्ड भूमि होती है उनको बचाने के लिए, जल में भूमि को। बहुत बढ़िया। लास्ट सवाल देखो, लास्ट सवाल, इसका प्रथम सम्मेलन कहां पर हुआ था? आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए प्रथम सम्मेलन कहां हुआ? बच्चों एक सवाल में मुझे थोड़ा सा ना डाउट लग रहा है, इस सवाल में मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि हम लोगों ने 1981 में तो चिल्का झील को घोषित कर दिया है, चिल्का झील को, तो ये कहना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं बन पा रहा है। देख लेंगे इसको एक बार, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट आपका ये रहा, ये भैया ईरान के शहर रामसर कन्वेंशन। अब जरा मुझे बता दो, अब मुझे बता दो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया? आज आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया बच्चों? ये बेटा हमने काट दिया, ये ऑप्शन नहीं है इसका, मैं बता तो रहा हूं, पहले काट दिया ना, भैया इसका आंसर हो सकता है, मैं बता दूं, इसे डाउट में रखा हूं, कल आपको इसे क्लियर करूंगा, परेशान मत हो। अब आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया, अब तो नहीं कहोगे कि गुरुजी बिना थ्योरी के पढ़ा दिया, मजा नहीं आया, अब तो क्लियर हो गई सारी चीजें। चलो क्लियर है बिल्कुल, एकदम खुश हो, जैसे कल थे गुरुजी हम बर्बाद हो गए, हमारा ये वाला टॉपिक पढ़ा है नहीं, बिना थ्योरी के तुमने टेस्ट ले लिया, कल आपने मुझे कितना सुनाया बिना किसी बात के। आज तो खुश हो। चलो अब हम लोग आज क्या पढ़ने वाले थे? अब हम लोग आज पढ़ने वाले क्या हैं बच्चों? अब अपने टॉपिक पर आइएगा। अभी तो मैं कल वाला टॉपिक आज आपको क्लियर करने में रह गया। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पहले तो मेरी पीपीटी बनाना कैसी है आज की, पहले तो आप मेरी पीपीटी बताना आज कैसी है, आपको ये पीपीटी कैसी लगी। बच्चों आप ये जानते होंगे आज ये ज्योग्राफी की हमारी को क्लास नंबर 16 है, ऊपर नीचे हो गई 1-2 क्लास, लेकिन आज की जो क्लास होगी हमारी, आप जानते हैं इस पूरी दुनिया में कुल कितने कॉन्टिनेंट है बच्चों? हमारी दुनिया में कुल कितने कॉन्टिनेंट है बताओगे जरा? आप जानते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कुल 7 कॉन्टिनेंट हैं। एक और है बेटा जिसको अभी आपको हम बता दें, एक और है, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जो अभी अभी वैज्ञानिकों ने जिसकी सर्च की है, अब 8 हो गए हैं, जिसकी अभी तो सर्च की जा रही है, अभी उसे पूरा नहीं मानेंगे, लेकिन अभी जो काउंटिंग की जा रही है, अभी जो एनसीईआरटी मान रही है वो 7 ही मान रही है, लेकिन आप फिर भी कल न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, अब ये 8 हो गए हैं। एक वैज्ञानिकों का ये मानना है जिसका नाम जीजी लैंड या कुछ करके है, सॉरी बच्चों, सॉरी। चलो तो बच्चों आज हम लोग आपको महाद्वीपों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग आंसर के बारे में चर्चा करने वाले हैं, महाद्वीपों के बारे में। बच्चों जब आप महाद्वीपों के बारे में चर्चा करोगे तो बच्चा बच्चा जानता है कि कुल मिलाकर महाद्वीप कितने हैं। बच्चा बच्चा मेरी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई है। जब आप लोग देखते हो तो आप ये बताओ सबसे पहले भाई महाद्वीप कितने, आप लोगों को मैप में ही दिख रहा होगा, आप लोगों को मैप में ही दिख रहा होगा कि मैं आपके जो कॉन्टिनेंट है वो कितने हैं। सर पहला महाद्वीप एशिया, पहला महाद्वीप मैंने एशिया मान लिया, दूसरा महाद्वीप आपका मैंने यूरोप मान लिया, तीसरा महाद्वीप मैंने अफ्रीका मान लिया, चौथा महाद्वीप मैंने आपका नॉर्थ अमेरिका मान लिया, पांचवा मैंने साउथ अमेरिका मान लिया, और बेटा मैंने छठा मान लिया आपका कौन सा, छठा मान लिया मैंने आपका, यार ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे दिखाया ही नहीं गया जो कि यहाँ पे नीचे आता, ये आपका ऑस्ट्रेलिया छठा हो जाएगा,
और एक आपका अंटार्कटिका जो ऊपर क्षेत्र में हो जाएगा, हम उसे 7वां महाद्वीप कह देंगे। तो महाद्वीप कितने हैं बेटा? अंटार्कटिका को लगाकर महाद्वीप हो गए आपके 7। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक और आपने सुना होगा अभी, सर जी सबसे बड़ा सबसे छोटा बाद में बात करेंगे। हम और आप किस महाद्वीप में रहते हैं? हम और आप किस कॉन्टिनेंट में रहते हैं? तो बच्चों, हम और आप रहते हैं कहां पर? सर हम और आप रहते हैं एशिया में। आप खुद इस बात पर गौर दो, इस एक को सब कलर से मैच करो, आपको सबसे बड़ा कौन सा दिखाई देगा? आप खुद, ये एक पहला सवाल है कि 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बेटा ऑस्ट्रेलिया। ये ना रहा ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया ही तो है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो बेटा सबसे बड़ा महाद्वीप, एरिया की बात कर लो, या तो एरिया की बात कर लो, या फिर पॉपुलेशन की बात कर लो, या फिर पॉपुलेशन की बात कर लो। ध्यान रखना, एरिया में भी सबसे बड़ा और पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस महाद्वीप की, इस कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्री है वो किस किस से जुड़ी हुई है? मैप में देख के बता सकते हो आज? देखो आप अगर देख रहे होंगे तो बच्चों, सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, रसिया एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है। रसिया एक ऐसा देश है जो 2 कॉन्टिनेंट में आता है। ऐसे तो देश 4-5 हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों आप देखो, यूरोप से बाउंड्री टच हो रही है, ये रही यूरोप से बाउंड्री टच हो रही है, इधर थोड़ी सी अफ्रीका से टच हो रही है, और मेरे प्यारे बच्चों ये देख लो आप, 2 कॉन्टिनेंट से हमारी बाउंड्री टच हो रही है। एक तरफ मैं ऊपर लिख सकता हूं क्या सर? ये आपका नीचे कौन सा पड़ जाएगा? नीचे आपका अफ्रीका है, ऊपर आप लोग देख रहे होगे यूरोप है। बच्चों कई बार आपने देखा होगा रसिया को यूरेशिया भी बोल दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा रसिया को यूरेशिया कह दिया जाता है। उसका कारण ये है मेरे प्यारे बच्चों, रसिया एशिया और अगर हम बात करें रसिया की, तो रूस बेटा एशिया में भी आ रहा है और यूरोप में भी आ रहा है। अब सबसे पहली बात तो ये कि इनको अलग कौन कर रहा है? देखो ध्यान से सुनना, अगर मैं बात करूं एशिया को यूरोप से जो अलग कर रहा है वो यूराल पर्वत कर रहा है। दोस्तों पहला सवाल तो ये लिख लो, एशिया को यूरोप से कौन अलग कर रहा है? तो बेटा वो यूराल पर्वत कर रहा है। एक कर रहा काकेकस पर्वत। कौन सा कर रहा है मेरे प्यारे साथियों? काकेकस। 2 माउंटेन है, एक का नाम है यूराल, एक का नाम है बेटा यूराल, और दूसरा है आपका काकेकस। इन 2 पर्वतों से आपका ये जो एशिया है वो यूरोप से अलग हो रहा है, वो यूरोप से अलग हो रहा है। देखो बच्चों, अब ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना जरा इस चीज पर। आप लोगों को बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं जो मैं बोर्ड पर ही समझा दूंगा, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो उसे लिख सकते हो। ये एक वर्ल्ड मैप है। इस वर्ल्ड मैप को जब आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो आपको इस तरीके से रेखा दिखाई दे रही है, ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, इसे क्या बोलते हैं? किसी बच्चे को पता है इसे क्या बोलते हैं? कोई बच्चा बता सकता है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि सर ये जो यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, ये लाइन नीचे आ रही है, इसे क्या बोलते हैं? बेटा इन्हें हिंदी में बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इन्हें हिंदी में बोलते हैं देशांतर, इंग्लिश में बोलते हैं क्या बोलते हैं? बताओ जरा। लॉन्गिट्यूड। देखिए इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखा। और ये जो देशांतर रेखा होती हैं, किन्हीं भी 2 देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी है उसे गोरे बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे गोरे कहते हैं बेटा, उसे कहते हैं गोरे बोलते हैं। आप ये याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये दूरी होती है 111.23 किलोमीटर की दूरी, सॉरी 3-2 किलोमीटर की दूरी होती है, जिसे सूर्य को पार करने में 4 किलोमीटर का समय लगता है, जिसे सूर्य को 4 मिनट का समय लग जाता है पार करने में। अब आप इस वर्ल्ड मैप में अगर आप देख पा रहे होंगे तो भारत कहां है? आप ये देखो कि ये भारत कहां है बच्चों, ये देखो भारत कहां पर है। तो आप लोग कहोगे सर मुझे भारत का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है। हम बोले आप बताओ भाई भारत आपको कहां दिख रहा है? तो
तो आप लोग कहोगे सर मुझे भारत यहाँ दिखाई दे रहा है और भारत के नीचे जो कंट्री है ये मुझे श्रीलंका दिखाई दे रही है। हम बोले यार एक बात बताओ, ये धरती बनी तो बनी कैसे? और कैसे बच्चों, आपने एक चीज देखी, कभी आपने एक बात नोटिस करी, दिमाग से सोचा कभी तुमने कि यार समझ में एक बात ये नहीं आती, ये जो ब्लू ब्लू है ये क्या है? पहले आप ये बताओ, ये जो ब्लू है, ये ब्लू 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 ये क्या है? बताओ जरा इसे। ये जो ब्लू ब्लू आपको बिखरा हुआ है ये क्या है? ये आप इसे बताओगे? सर ये है पानी। ये क्या है? ये है पानी। और ये जो आपका व्हाइट व्हाइट हो रहा है इस तरीके से, ये क्या है भाई? जो ये व्हाइट व्हाइट मैंने किया हुआ है यहां पर, ये व्हाइट व्हाइट क्या है? सर ये आपका लैंड है, ये आपका भूमि है। ये क्या है? ये आपकी भूमि है, ये पानी है। ये कैसे हुआ ये समझ में नहीं आई। क्या ये पॉसिबल नहीं था कि भाई मान लो आज पूरे के पूरे धरातल पर 79% पानी है, 79 सॉरी पानी कितने परसेंट है पहले ये बताओ, वाटर कितने परसेंट है? सर जी अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर आपका 71% है। कितना है? 71%। अगर हम लैंड की बात करते हैं तो वो 29% है। क्या ये पॉसिबल नहीं था कि एक तरफ पानी हो जाता और एक तरफ भूमि हो जाती? क्या इसको किसी ने बांटा है या ऐसे डिवाइड हुआ तो कैसे हुआ? आप बता सकते हो मुझे? कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऐसा कैसे हुआ? क्या ये पॉसिबल है? भाई हो सकता है जब ये पृथ्वी बनी थी तो ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वी जब बनी तो उस समय एक आग का गोला थी। पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पृथ्वी एक आग का गोला थी। हजारों साल लाखों साल बारिश पड़ती रही, बारिश पड़ती रही, बारिश पड़ती रही, पड़ती रही, पड़ती रही, तो एक दिन पृथ्वी में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। क्या हुआ बच्चों? बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। और विस्फोट करके दिखाएं? आज आप बताओ, विस्फोट करके दिखाएं अगर आप लोग कहो तो। एक पीपीटी के माध्यम से विस्फोट करके दिखाएं। ऐसा विस्फोट हुआ बच्चों, और विस्फोट ऐसे हुआ धड़ाक एकदम। देखो जब विस्फोट हुआ तो जो टुकड़ा जहां पड़ा मेरे प्यारे बच्चों, जो खाली जगह बची उनमें पानी भर गया और बची हुई जगह पर स्थल आ गया। भारत जो पहले अफ्रीका के नीचे हुआ करता था वो जाकर इधर लग गया, वो टुकड़ा वहां हुआ। ऐसा विस्फोट हुआ मेरे प्यारे बच्चों। लगातार किसी गर्म चीज पर आप पानी डालते रहोगे, पानी डालते रहोगे, पानी डालते रहोगे, तो ऐसा हो सकता है एक दिन वो चीज फट जाए। क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों? ये फट जाए। ऐसा होगा या नहीं होगा? अगर किसी लगातार गर्म चीज पर आप पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, तो वो फटेगी या नहीं फटेगी? बोलो यस या नो। हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता? तो मेरे प्यारे बच्चों ये गर्म चीज है, गर्म पृथ्वी है, इस पर लगातार आप पानी डाल रहे हो, तो क्या हुआ? इसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के बाद ये टुकड़े एक दूसरे से अलग हट गए। जहां खाली जगह बची वहां पर पानी हो गया। और बच्चों आप ये बताओ कि ये डायग्राम आपको कैसा लगा? आपको दिखाना कि यार कैसा, ये कैसे हुआ भैया? समझ में आया आज अच्छी तरीके से? जबरदस्त है। दिमाग में कुछ बातें बैठी कि पृथ्वी में किस तरीके से गुरुजी, ये देखो ये टुकड़ा टूटेगा, ये एक साइड में यहां चला जाएगा, ये एक साइड में यहां चला जाएगा, और जो खाली जगह बचेगी उसमें पानी आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा बेटा? पानी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। कुछ एक चार्ट तुम्हारे लिए बनाकर लाया हूं, कुछ एक चार्ट तुम्हारे लिए बनाकर लाया हूं मेरे प्यारे बच्चों। पूरी रात जागकर ये पीपीटी बनाई क्योंकि तुम लोगों ने कल मुझे थोड़ा सा डिमोटिवेट कर दिया था। चलिए एक चार्ट मैं आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं बच्चों। और वो चार्ट कहां गया भाई हमारा पेन? ये देखिए, मैं अगर चार्ट की बात करूं, पहले हमारा एरिया कितना है, यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, कितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, वो सारी चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। अब किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई डाउट हो, वो भी मैं सैटरडे में बता रहा हूं। कल आपका है सैटरडे, कल 2 क्लास हैं, और एक क्लास 1.5 घंटे की है, एक क्लास 1 घंटे की है। ध्यान रखना बच्चों, कल सुबह 9 बजे जो क्लास होगी वो तो 1 घंटे की रहेगी, और जो 3 बजे क्लास होगी वो 4:30 तक रहेगी। याद रखना बच्चों, कल आपकी 2.5 घंटे क्लास चलने वाली है, एक आपकी ये वाली और एक ये वाली। सच बताना दिल के टुकड़ों कि आज आपने जब ये पहली बार ऐसा देखा, पृथ्वी पर हुआ विस्फोट, तो आज आपको ये पता लग गया कि आखिर 29% पर लैंड क्यों है, और मेरे प्यारे बच्चों
71% पर पानी क्यों है? क्लियर हो गया बच्चों? अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये वाला पॉइंट आ गया। अब मैं कुछ थ्योरी पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं। 7 महाद्वीप की जब हम लोग बात करते हैं तो बच्चों दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। सवाल पूछा जाता है इनमें से एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो खुद में एक कंट्री भी है, खुद में एक कंट्री भी है। क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चों? सैफ खान, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान से सुनो, मैंने एक सवाल पूछा है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जो खुद में महाद्वीप भी है और खुद में एक देश भी है, तो बेटा वो है ऑस्ट्रेलिया। वो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुछ आपको बताना चाहता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा जरा। सबसे पहले देखो, पृथ्वी के ऊपर 7 महाद्वीप उपलब्ध हैं। पृथ्वी का कुल भूभाग विभिन्न अनुपातों में 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। कितने महाद्वीपों में? 7 महाद्वीप। कल आपकी 2 क्लास लूंगा, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कल 2 क्लास है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है ना? एक सुबह और एक शाम को। आ जाओ बच्चों, मैं आपको बता दूं, कुछ आपस में जुड़े हुए हैं। कुछ महाद्वीप आपने देखा होगा जैसे नॉर्थ अमेरिका देन साउथ अमेरिका आपस में जुड़े हुए हैं, है ना, जबकि अन्य अलग अलग हैं। जबकि कुछ अलग अलग है, लेकिन आपका एशिया यूरोप से जुड़ा है, उधर आपका अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। हर एक के पास अलग अलग देशों की संख्या है। सारे महाद्वीपों में अलग अलग देश हैं। अगर मैं एशिया की बात करता हूं तो एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो एरिया में भी बड़ा है, जो पॉपुलेशन में बड़ा है। पॉपुलेशन में पहले चाइना था, आज इंडिया है। एरिया में सबसे बड़ा आपका रसिया है। और बच्चों एशिया में कुल कितनी कंट्री हैं? एशिया में 48 कंट्री हैं बेटा। एशिया में कुल कितनी कंट्री हैं सर जी? एशिया में 48 कंट्री हैं। याद रखना, 7 महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका दुनिया के 7 महाद्वीपों के नाम है। 7वें महाद्वीप के बाद एक 8वां महाद्वीप जिसे वैज्ञानिकों ने अभी खोजा है, जिसका नाम जीजीलैंड या कुछ करके है। उसके बारे में अभी कुछ ज्यादा डिटेल है नहीं बच्चों, जैसी आएगी तो मैं बताऊंगा, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बताने वाला। अब देखो, ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये वाला पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये देखो, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से बना है ना, जबकि 29% भूमि से बना है। दरअसल अरबों साल पहले दुनिया के 7 महाद्वीप पैंजिया के नाम से जाने जाने वाले एक विशाल भूभाग में विलीन थे। यहां तक क्लियर हो गया? हालांकि प्लेट टेक्टोनिक ने उन्हें उत्तरोत्तर टूटने और विभाजित करने का कारण बना। एक अध्ययन के अनुसार यूरोप और उत्तरी अमेरिका अभी भी हर साल 7 सेंटीमीटर की दर से अलग हो रहे हैं। अब कई बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये पैंजिया क्या है? कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर ये प्लेट टेक्टोनिक क्या है? आ रहा है नहीं आ रहा है? बेटा सुबह की जो क्लास है वो 9 बजे होगी। सुबह की क्लास 9 बजे होगी आपकी, याद रखना। या कल टेस्ट ले लूं, आप बताओ ज्योग्राफी का, जो आपके होगे। कल टेस्ट ले लूं या पढ़ा दूं? सुपर कॉन्टिनेंट ऑफ पैंजिया, आप बताइए। आपका मैं कल टेस्ट ले लूं या फिर पढ़ लूं? अब मुझे डर लग रहा है आपका टेस्ट लेते हुए कि कहीं ये बच्चे नाराज तो ना हो जाएं। कल एक बच्चे ने मुझे धमकी दी, अगर तुमने बिना बताए टेस्ट लिया तो मैं तुम्हारा फीडबैक अच्छा नहीं दूंगा। मुझे तो डर लग गया आपसे कि यार ये तो बच्चे धमकी देके मास्टर से पढ़वाते हैं अपनी मर्जी का। हम तुम्हारे लिए टेस्ट ले रहे थे, तो बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे का मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, वो बोला कि गुरुजी अगर तुमने आज के बाद बिना बताए कभी टेस्ट लिया तो मैं आपका फीडबैक नहीं दूंगा। मैंने कहा यार ऐसा मत करना, फीडबैक दे देना, नाराज मत करो आप हमको। तो इसीलिए आज हम टेस्ट लेने वाले थे, हमने टेस्ट हटा दिया। हटो, टेस्ट मत लो इन बच्चों का, ये तो बड़े शैतान बच्चे हैं। ये देखो, दुनिया के 7 अजूबों का एक शहर, बताइए कौन सा शहर है? ये कौन सी इमारत है, जरा बताओ बच्चों, ये कौन सी इमारत है, जरा बताइएगा। बताओ बच्चों ये कौन सी इमारत है? तो आप लोग कहोगे सर ये आगरे का ताजमहल है। ये कहां पर है? ये आगरे का ताजमहल है। कितनी सुंदर बनावट आपको दिख रही होगी। ये किस कॉन्टिनेंट में?
ये किस कॉन्टिनेंट में? सर ये भी एशिया में ही आता है। ये भी कहाँ आता है? सर ये भी एशिया में ही आता है। आपको देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे बनावट मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। ये देखो कितने सुंदर सुंदर महल, ये सब चीज आपकी एशिया की है। ये सब आपकी क्या है बेटा? ये ग्वालियर का किला है। ये क्या है? ये ग्वालियर का किला है। ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब हमारे एशिया की पहचान है। ये देखो बच्चों क्या जबरदस्त सीन है मेरे प्यारे साथियों, है ना? ये सब एशिया की पहचान है। ये सारी चीजें एशिया की हैं। इतनी सुंदरता हमारी एशिया में। ये देखो क्या आज सब कुछ आपको दिखाने के लिए तो लेके आया मैं आज, ये है ना? चलो तो मेरे प्यारे साथियों, बात आती है एशिया की सुंदरता की, तो मैं अब आपको लेकर चलता हूं। थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा। जब आपकी जॉब लगे तो घूम के जरूर आइएगा यहाँ पर। जब आपको जॉब लगे तो एक बार घूम के जरूर आइएगा इन स्थलों पर। बहुत शानदार शानदार जगह है। ये देखो, एशिया 7 महाद्वीपों में आकार में और जनसंख्या में दोनों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है ना? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी की सतह का 1/3 हिस्सा एशिया पर आता है। 1/3 का मतलब क्या होता है? अगर 1/3 बेटा 1/3 ऐसी तो लिखा जाता है, 1/3 ऐसे लिखा जाएगा। मतलब क्या है? मतलब ये है बेटा, बेटा आपका नाम है देव सिंह, आप क्लास में रहो, क्लास की बात करो, ठीक है? क्लास में रहो, क्लास की बात करो बस। मेरे साथ आप लोग चलना उस बच्चे के यहाँ जो हमारी और आपकी जॉब लगवा रहा है, उससे बात कर लेंगे, घूम के भी आ जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये था 1/3 का मतलब अगर पूरी दुनिया में 3% भूमि है तो 1% हमारी कहां पर है? एशिया में है। 1% आपकी कहां पर है? वो आपकी एशिया में है। चलो दोस्तों, तो दुनिया के 30% भूमि क्षेत्र पर दुनिया के 60% लोगों का दावा करता है। यह दुनिया के सबसे बड़े देश रूस के साथ साथ चीन, भारत दुनिया के 2 सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, दुनिया की सबसे गहरी झील बेटा वो कौन सी है? सबसे गहरी झील मैंने आपको बताया था, दुनिया की सबसे गहरी झील जिसका नाम है बैकाल, जिसका नाम है बेटा बैकाल, डीपेस्ट लेक बैकाल। ये किस कंट्री में है आप बता सकते हो? ये किस कंट्री में है? तो आप बताओगे सर ये है आपकी रसिया में। रसिया में। बच्चों आप मुझे बताओ रसिया किस कॉन्टिनेंट में है? रसिया किस कॉन्टिनेंट में है? तो रसिया है बेटा आपके, अगर हम बात करें सर ये है आपका एशिया में। तो बच्चों ये गहरी झील भी एशिया में आ गई। अब बताओ मेरे प्यारे साथियों, अगला पॉइंट और जो आपके सामने लेकर आऊंगा, एक एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 29,000 फीट। माउंट एवरेस्ट की चोटी जो कि 29,000 फुट के आसपास ऊंची है, 8,848.86 मीटर लंबी है और एशिया में स्थित है। महाद्वीप दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों का घर है। अंतरिक्ष में चीन की महान दीवार एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जो दिखाई देती है। दोस्तों एक बात बताओ जरा मुझे, माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ती है? माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ती है बच्चों? जवाब दो। माउंट एवरेस्ट किस देश में पड़ती है? तो बच्चों आप बताओगे सर जी नेपाल में पड़ती है। कहां पड़ती है? नेपाल में पड़ती है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा कहा जाता है। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एशिया में 2 विशाल प्राचीन सभ्यताओं का उदय हुआ था, जिसमें पहली थी हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता और चीनी सभ्यता। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म सभी एशिया में उत्पन्न हुए हैं। सभी कहां पर उत्पन्न हुए आपके? अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो हड़प्पा है, ये जो सर ने अभी आपको बताया है कि सर ये हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पा स्थल कहां पड़ता है आज? बोलो भैया। ये जो हड़प्पा स्थल है ये आज पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान कहां है? पाकिस्तान एशिया में, यूरोप में? भाई पाकिस्तान किस कॉन्टिनेंट में आता है? सर पाकिस्तान भी एशिया में आता है। इसका मतलब
जो सबसे बड़ी सिविलाइजेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, हड़प्पा सिविलाइजेशन और आपकी चीनी सिविलाइजेशन, ये दोनों मेरे प्यारे साथियों एशिया में पड़ती हैं। कहां पड़ती हैं? एशिया में। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं बच्चों, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो जरूरी ये है बेटा, दुनिया की सबसे गहरी झील, पहले 10 सवाल बताओ जरा, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील कहां है? रसिया में। अगला देखो, सवाल नंबर नेक्स्ट आएगा, बताओ जरा, एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश है? मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये बता दो बस, आज मैंने आपको पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? तो बेटा 48, कितने? 48। अब तुम्हें कुछ मैं एशिया के देश दिखा देता हूं, एशिया में कौन कौन से देश है। कभी घूमते रहो, कभी ये ढूंढते रहो कि गुरुजी एशिया के देश तो बताओ, एशिया में देश कौन कौन से हैं। तो बच्चों मैं सबसे पहले एशिया के देश आपको बता देता हूं, ये देख लो जरा, एशिया के देश देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये पॉइंट और देख लीजिएगा, एशिया और यूरोप को मिलाकर, एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है। एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी यूरेशिया भी कहा जाता है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसके कुछ महत्वपूर्ण देश देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट कंट्री जो आपसे पूछ सकता है, ये रही भैया देख लो, अजरबैजान, इंडोनेशिया, ईरान, ओमान, कुवैत, चाइना, तजाकिस्तान, थाईलैंड, दक्षिणी कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, जापान, कंबोडिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इराक, अफगानिस्तान, अर्मानिया, इजराइल, उत्तरी कोरिया, कतर, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, तुर्की। तुर्की का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया बेटा? इसका न्यू नेम हो गया तुर्की। इसका न्यू नेम क्या हो गया? तुर्की। क्या न्यू नेम क्या हो गया? तुर्की। और बच्चों ये कुछ देश हैं जो आपके पढ़ते हैं कहां पर। आज बताओ क्लास कैसी लगी आपको? आज की क्लास आपको कैसी लगी? पीपीटी आज आप बताओ पहले, मेरी आज कॉन्टेंट कैसा लगा आपको? मेरा कंटेंट कैसा लगा आज? मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट कर दिया ना कल आप लोगों ने? कल कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो बच्चों आज आप फीडबैक देके जाओगे ना? आज मुझे आप फीडबैक अच्छा देके जाइएगा, बुरा देके जाइएगा, आपके ऊपर डिपेंड करके जाता है। लेकिन जो मैंने आज आपको स्लाइड दिखाई है शायद आपको दोबारा देखने का मौका ना मिलेगा, ये याद रखना बच्चों, है ना। चलिए, तो कल आप सभी की 2 क्लास होंगी। सुबह में थोड़ा सा टेस्ट ले सकता हूं, आधे घंटे पढ़ाऊंगा, आधे घंटे टेस्ट लूंगा, और इसके बाद क्या होगा, शाम को 2 घंटे फिर से क्लास रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। बेटा फीडबैक देके जरूर जाइएगा, मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा। और परसों 1000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, परसों यानी कि 1 तारीख में आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाय बाय बच्चों, जय हिंद।